हेलो दोस्तों, मैं केशव कुमार सिंह अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब के साथ आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अब आज हम लोग पाठ्यक्रम और सिलेबस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग हिस्ट्री को लेकर के चलते हैं। इस यूपीएससी के तैयारी के सीरीज में हिस्ट्री को लेकर के चलते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में तो जानते ही हैं कि बीपीएससी में एक आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में एक और होते हैं विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास तो जो जहाँ तक विश्व का इतिहास की जो बात है, जहाँ तक वो यह है कि विश्व इतिहास से बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं होते हैं जिनका ऑप्शनल होगा सब्जेक्ट। बीपीएससी में जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री में ऑप्शनल होगा तो उन्हीं को विश्व इतिहास पढ़ना जरूरी है, और जिनका ऑप्शनल नहीं होगा वे विश्व का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। तो इस भारत के इतिहास के साथ साथ इसमें एक और चीज़ मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है, तो इसमें आपको बिहार स्पेशल एक टॉपिक आता है, बिहार के बारे में केवल पढ़ना। तो उसमें आपको बिहार का इतिहास भी पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको बिहार का इतिहास भी पढ़ने को मिलेगा। तो यह जो बिहार का इतिहास है यह आप लोगों को सुधीर सर पढ़ाएंगे। इनकी तैयारी सुधीर सर के द्वारा होगी। और भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में तीन पार्ट होते हैं। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। इसके तीन पार्ट होते हैं, जिसमें आपको दो पार्ट जो है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत हमारे कुमार सौरभ सर पढ़ाएंगे। और प्राचीन भारत जो है मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। प्राचीन भारत मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो ये तो था सब्जेक्ट का इंट्रो। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे इतिहास। सबसे पहले यह जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। इतिहास क्या होता है? तो इतिहास को मोटा मोटी शब्दों में या फिर गांव के भाषा में कहते हैं कि बीती हुई बातों को पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। बीती हुई घटना का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। लेकिन अगर इसका डिफिनीशन लिखते हैं, अगर इसका परिभाषा लिखते हैं, तो हिस्ट्री का परिभाषा हो जाएगा आपको, हिस्ट्री का परिभाषा होगा कि बीती हुई घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। इतिहास जो है, इतिहास को एक सही ढंग से पढ़ने के लिए भारतीय इतिहास को तीन भाग में बांटे गए हैं, और वे हैं पहला है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, जिसको मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है आधुनिक इतिहास।
आधुनिक इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटे गए हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन सब में अब प्राचीन इतिहास कब से कब तक था, मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक था और आधुनिक इतिहास कब से कब तक था। तो इन इतिहास का जो समय है, जो कालखंड है, इसमें इतिहासकारों में कई विवाद रहे हैं। कुछ इतिहासकार का मानना है प्राचीन इतिहास में कि स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग कहने का मतलब यह है कि पाषाण काल से लेकर के, पाषाण काल से लेकर के 750 ईस्वी तक का जो समय है, यह प्राचीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास को 2 खंड में बांटे गए हैं। पहला है कि 750 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी तक का जो समय है, इसे मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है, पहला खंड मध्यकालीन इतिहास का। और दूसरा खंड है 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। और जो मॉडर्न इतिहास है, यह 1757 से अनुवाद से है, मतलब कि अभी तक जो चल रहा है यही आधुनिक इतिहास में। कुछ ये जो प्राचीन इतिहास था, यह पूरे हिंदू धर्म पर आधारित शासन था यहाँ पर प्राचीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में जो है 750 से लेकर के 1206 तक यहाँ पर राजपूत वंश का शासन देखने को मिलता है, जबकि 1206 से लेकर के 1757 तक हमें मुस्लिम शासक देखने को मिलता है। और जो मॉडर्न इतिहास है, जो आधुनिक इतिहास है, 1757 से जिसे माना जाता है, तो यहाँ से हम लोग अंग्रेजी शासन का देखते हैं लगभग 200-250 सालों तक। अब इसमें विवाद क्या रह गया है मध्यकालीन इतिहास से आधुनिक इतिहास के बीच में, यह है कि कई एक का मानना है कि जब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो इस औरंगजेब के मृत्यु का समय से ही इसे आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार का यह मानना है कि औरंगजेब की मृत्यु से के बाद का जो समय है, इसे आधुनिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार का कहना है कि 1757 से ही यह आधुनिक इतिहास जो है शुरू हुआ, जो कि अंग्रेजों के आने के बाद से हुए। 1757 में अंग्रेज जब प्लासी की युद्ध हुई, उसमें अंग्रेज का जीत हुआ, तब से जो है आधुनिक इतिहास का कालखंड माना जाता है। जबकि कुछ का कहना है कि 1757 में प्लासी की युद्ध भी अंग्रेज जीता, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। जबकि कुछ का कहना है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो उस समय मराठा जो है वे अधिक ताकतवर थे, और 1761 में जब पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई, पानीपत की तृतीय लड़ाई में जब मराठा जब हार गए, तब उसके बाद से जो है इसे 1761 के बाद से ही आधुनिक इतिहास मानते हैं कुछ इतिहासकार। तो इसमें इतिहासकार का अपना अपना मत है, अपने अपने विचार है, जो विवादों में है, तो इनको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं इससे आगे। इतिहास में एक खास बात होता है कि जैसे कि इतिहास की बातें क्या है, और जैसे इतिहास जो है कई 100 साल पहले की बात है, तो यह हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके स्रोत होते हैं, इतिहास के क्या होते हैं, इतिहास के स्रोत होते हैं। और ये जो स्रोत हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं। स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 2 प्रकार के स्रोत हो सकते हैं। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो होता है जहाँ पे हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, जहाँ पे लिखित प्रमाण मिलते हैं उसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। और जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वे जैसे खुदाई से या फिर कला से या फिर मूर्ति से, इन सभी चीज़ से जो प्रमाण मिलते हैं उसको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे सिक्का
कभी कभी जैसे कि राजा कौन सा सिक्का चलाते थे उस चीज़ से भी राजा के बारे में पता चलता था। तो ये सब चीज़ पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। और साहित्यिक स्रोत जो होते हैं जिसमें कि हमें लिखा हुआ प्रमाण मिलता है, यही साहित्यिक स्रोत होते हैं। और एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, साहित्यिक स्रोत जिसमें कि हमें लिखा हुआ प्रमाण मिले। साहित्यिक स्रोत क्या होंगे? जिसमें लिखा हुआ प्रमाण, लिखा हुआ प्रमाण जो है ये साहित्यिक स्रोत कहलाएंगे। और पुरातात्विक स्रोत में जैसे खुदाई, कला, मूर्ति, सिक्का इत्यादि वस्तुओं से हमें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं इत्यादि। अब स्रोत के साथ है, अब स्रोत समझने के साथ जो इतिहास के स्रोत हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है इतिहास के भाग, इतिहास के भाग में आपको 3 चीज पढ़ने हैं। इतिहास का भाग, पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। ये 3 पार्ट में बांटे गए हैं हिस्ट्री को। एक है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री या फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है साहित्यिक स्रोत। सॉरी आद्यैतिहासिक काल के बाद होंगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जिसको हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। ये 3 भाग में जो है इतिहास को बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो होता है इसमें हमें केवल पुरातत्वों से ही जानकारी मिलती है। इसमें जो है इनकी जानकारी के लिए सिर्फ पुरातत्व ही होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के साहित्यिक स्रोत नहीं होती है। आद्य ऐतिहासिक काल जो होते हैं इसमें साहित्यिक स्रोत तो होते हैं लेकिन अपर्याप्त है, साहित्यिक स्रोत है लेकिन अपर्याप्त है। यह हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में है जिसके हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत मिलते हैं, वही ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल है, काल क्या है? जहाँ पर हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। आद्य ऐतिहासिक में क्या है कि यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य तो है लेकिन अपर्याप्त है, साहित्यिक साक्ष्य है लेकिन अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है साहित्यिक और पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य होंगे, वह ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें साहित्यिक साक्ष्य है लेकिन अपर्याप्त है। प्रागैतिहासिक काल जहाँ पर केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं, यहाँ पर कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। ये है इतिहास के भाग। अब इतिहास के भाग के बाद अब हम लोग बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस का। एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस,
एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें हमें 9 चीज पढ़ने हैं, 9 चैप्टर पढ़ना है। और इन 9 चैप्टर है वे इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल। दूसरा पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। तीसरा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। चौथा होगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। पांचवा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद। महाजनपद। छठा हो जाएगा हाँ ठीक है, उत्तर वैदिक काल महाजनपद। उसके बाद मौर्य। मौर्य वंश के बाद पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल। आठवां पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल। और नौवां पढ़ेंगे उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल। तो ये है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। केवल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य वंश, उत्तर मौर्य काल, मौर्य वंश या मौर्य काल भी कह सकते हैं, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल। यहाँ पर अब इस चैप्टर के बीच में अब कुछ चीज जानेंगे चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज, जैसे कि इन सभी में क्या है कि कहीं ना कहीं तो राजा होंगे। पहले जो है राजतंत्र की व्यवस्था थी, तो कुछ काल को छोड़ करके, जैसे पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, इन दो को छोड़ करके यहाँ से जो है हम लोग यहाँ के शासन व्यवस्था और राजा की स्थिति के बारे में बात करते हैं। ये जो त्रिभुज है यह आपको राजा देखिए, इसे काल से संबंधित किस काल में राजा की स्थिति कैसी थी, केवल अभी सिर्फ परिचय पर ही चलते हैं। यहाँ ऋग्वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तीसरा महाजनपद। चौथा जो है वैदिक काल महाजनपद। महाजनपद के बाद है सबसे टॉप पर आते हैं मौर्य। मौर्य के बाद उत्तर मौर्य काल या मौर्योत्तर काल या मौर्योत्तर काल। उसके बाद गुप्त काल और इसके बाद गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल या उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल। तो यहाँ पर जो राजा की स्थिति थी इस तरह से देख सकते हैं। पहले ऋग्वैदिक में, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य। पहले जो है स्टार्टिंग में राजा की स्थिति अच्छी नहीं थी, पूरी तरह से विकेंद्रीकृत थी। ऋग्वैदिक काल में जो राजा की स्थिति थी वह इस प्रकार से था कि जो राजा जो होते थे उनका किसी भी तरह का कोई भी पावर नहीं होता था। उनको केवल जो है सिर्फ देख रेख के लिए ही रखा जाता था, गांव समाज को या फिर शहर को। इसमें राजा को किसी तरह का कोई वेतन नहीं था, राजा कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ, उस देख रेख के बदले अगर गाँव वाले ही जो है जो अपने मन से अपने विचार से जो कुछ राजा को दे देते थे वही उनकी कमाई होती थी। यह होती थी ऋग्वैदिक काल में। तो इसमें जो था राजा जल्दी कोई बनना नहीं चाहते थे। केवल यहाँ पर जो है राजा जल्दी बनना नहीं चाहते थे। इस समय मतलब कि ऋग्वैदिक काल के समय जबरदस्ती जो है लोगों को राजा बनाया जाता था।
जो बूढ़े लोग होते थे उनको सभी लोग आए, हम माला वाला पहना दिए कि भाई आप राजा है, और उनको राजा घोषित कर दिया जाता था। लेकिन इसके बदले में उन्हें किसी भी तरह की कोई चीज नहीं मिलती थी और ना ही उनके पास पावर होता था। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जब उत्तर वैदिक काल में आया तो ऋग वैदिक काल से थोड़ा सा स्थिति जो है सुधरा राजा का। उसके बाद महाजनपद। महाजनपद में जो है यहाँ पर भी राजा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर जो है पहले एक सरदार के रूप में रहते थे, उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे वही जब अपना प्रभुत्व जमाने लगे तब फिर वे राजा कहलाने लगे। और इसी के बाद जो है महाजनपद काल में ही एक महाजनपद ऐसा था जो कि बहुत ही ताकतवर बन करके उभरा और वहीं पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो महाजनपद काल के बाद जब मौर्य काल में आते हैं तो मौर्य काल में राजा की स्थिति पूरे प्राचीन इतिहास में सबसे अच्छी स्थिति थी मौर्य काल में ही। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि इतना हल्का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कि अगर पूछा जाए कि किस एंशिएंट में किस काल में जो है राजा की स्थिति सबसे अच्छी थी, जैसे आपको कुछ दे दे, ऑप्शन में दे दे, जैसे गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, उत्तर मौर्योत्तर काल या फिर उत्तर वैदिक काल, तो पूरे एंशिएंट में जो सबसे जो ज्यादा जो स्थिति अच्छी थी वह थी मौर्य काल में। जब मौर्य काल जो समय था उस समय जो है राजा की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। इस समय राजा जो है वह केंद्र में थे, पूरे केंद्रीकृत शासन था। इस समय केंद्रीकृत शासन था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है वह राजा की स्थिति में सुधार आया। ऋग वैदिक काल में बहुत ही बेकार स्थिति थी, उसके बाद थोड़ा सा सुधार उत्तर वैदिक काल में आया, फिर वहां से थोड़ा सा सुधार महाजनपद में आया। महाजनपद के बाद जो है इतना सुधार आ गया कि मौर्य काल में पूरे केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई। यह था कि ऋग वैदिक काल में पहले ही बता चुके हैं कि राजा को जबरदस्ती बनाया जाता था, उसको रख दिया जाता था। लेकिन हाँ, तो क्या फिर अब आप ये सोचेंगे कि जब राजा जो है ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक में कि जो राजा जो है उनके पास कोई पावर नहीं है तो क्या युद्ध नहीं होता था? तो युद्ध होते थे। युद्ध इस प्रकार थे कि जैसे कि अगर आपके गांव में किसी चीज का, जैसे कि आपके गांव में किसी तरह की धातु हो या फिर कोई चीज हो, या फिर एक साधारण सी बात है कि आपके गांव से बिजली का ट्रांसफार्मर ही कोई चुरा करके लेके जाए, कोई दूसरा गांव वाला, तो अगर आप गांव वालों को पता चलेगा तो क्या करेंगे? आप वहां पर राजा के लिए इंतजार करेंगे कि आप जो है खुद से उसको सलट लेंगे। इसी तरह की बातें थी यहाँ पर। जो अगर दूसरे गांव के लोग हमला करने आते थे तो सभी गांव के लोग एकजुट होकर के अपनी गांव की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते थे। उसके बाद लेकिन उसके बाद जब आते हैं महाजनपद में, महाजनपद में इस तरह की बातें नहीं थी, यहाँ पर राजा का कहना मानना पड़ता था। लेकिन अभी स्थिति यहाँ भी बहुत अच्छी नहीं है। जब मौर्य काल में आती है तो पूरे तरह से केंद्रीकृत हो जाती है। यहाँ पर सैनिक नहीं रखे जाते थे। महाजनपद काल में सैनिक जो है वह केवल युद्ध के समय ही रखा जाता था। लेकिन जब मौर्य काल आता है तब यहाँ पर जो है सैनिक रखे जाते हैं। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है तो सैनिक भी लगातार होती थी। तब यहाँ पर सैनिक को वेतन के तौर पर भी कुछ न कुछ दिया जाता था, जैसे जमीन हो या फिर नगद राशि हो या फिर कुछ भी हो जो जिससे कि नियमित रूप से सैनिक रह सके। उसके बाद मौर्य काल के बाद आते हैं उत्तर मौर्य काल में या फिर मौर्योत्तर काल में। तो यहाँ से अब जो है धीरे धीरे फिर से जो है अब राजा की स्थिति अब गड़बड़ होने लगी, क्योंकि देख रहे हैं, इसे ग्राफ समझ लीजिए, यहाँ से नीचे धीरे धीरे उठ रहा है, यहाँ से देखिए उठ रहा है, यहाँ पर टॉप पर है, चरम सीमा पर है। फिर इसके बाद जो है फिर से अब जो राजा की स्थिति है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। यहाँ पे जो है उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, यहाँ पर जो है सामंती व्यवस्था अधिक थी। सामंती व्यवस्था अधिक थी और यहाँ पर राजा जो है अपना उपाधि अधिक धारण करते थे। जैसे कि कुछ राजा जो है वे महाराजा की उपाधि धारण कर लेते थे, कुछ जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लेते थे, कुछ विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से जो है इसमें अब यह जो सामंती व्यवस्था ही इसका एक मुख्य कारण था। सामंती व्यवस्था में क्या थे कि जैसे कि कोई राजा है जो कि केंद्र में है, ठीक है, यह सबसे पावरफुल राजा है, तो यह क्या किया कि किसी क्षेत्र के लिए जो है यह जो टैक्स वैक्स होते थे यह अपने न जा करके, अपने सैनिक को न भेज करके यह किसी को नियुक्त कर देते थे। जैसे कि यह एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक सामंत नियुक्त कर दिया,
यह भी दूसरा क्षेत्र है, यह भी तीसरा क्षेत्र है, इस तरह से। फिर अब यह सामंत भी क्या करते थे, यह भी नहीं जाते थे खुद से, ये भी क्या करते थे, इन राजा की तरह यह भी जो है अपना अपना सामंत जो है फिट कर देते थे सभी क्षेत्रों में। तो इससे यह होता था कि ये जो कर जो टैक्स जो होते थे, जैसे तो लोग जो है इसको देते थे, ये टैक्स जो है यहाँ पहुँचाता था, और यह जो टैक्स है यहाँ पहुँचाता था। इसी तरह से यहाँ पर भी यह इसको टैक्स पहुँचाता, यह फिर राजा को टैक्स पहुँचाता। तो इस तरह से यह होने लगा कि अब धीरे धीरे लोगों में जो जनता थे उनके बीच जो है इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, या फिर चाहे वह ताकत से हो या फिर धन दौलत से हो, बढ़ने लगी। तो इस तरह से यह हुआ कि अब आप ये लोग जो है ये अब उपाधि धारण करने लगे। कुछ जो है जो ये जो सबसे नीचे तक ये जो सामंत थे वे अगर अपना उपाधि राजा कर लेते थे, तो इनके ऊपर के जो होते थे ये सोचते थे कि अरे तोरी के ये तो मेरा ही चला है और ये राजा का उपाधि धारण कर लिया। तब यह क्या करता था, महाराजा का उपाधि धारण कर लेता था, महाराजा को उपाधि धारण कर लिया। तब जो सबसे जो ऊपर जो होते थे वे सोचते थे कि अरे तोरी के ये मेरे अंदर है, तो महाराजा का उपाधि धारण कर लिया, तो हम तो इससे बड़का है, तो इससे बड़का है तो हम इससे बड़का उपाधि धारण करेंगे। तो यह जैसे मान लीजिए कि महाराजा धीराज का उपाधि धारण कर लिया, महाराजा धीराज का उपाधि धारण कर लिया। तो इस तरह से जो है सामंती व्यवस्था थी, और यहीं से यह सामंती व्यवस्था लागू होने के साथ ही फिर से राजा की स्थिति में जो है वह गिरावट आने लगी, और साथ ही साथ गुप्तोत्तर और उत्तर गुप्त काल में आकर के फिर से जो है बिल्कुल उसी तरह से हो गई, यानी कि जहां से चले थे फिर वहीं पर आकर के पहुंच गए। इस तरह की बातें हो गई। अब इसमें हिस्ट्री में दो चीज और पढ़ना है, दो तीन चीज और पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री में जो है डेट एक चीज है, सबसे बड़ी बात है डेट। हिस्ट्री में कई ये कहते हैं कि जैसे कि डेट याद नहीं होता है, डेट के लिए ये ऐसा है वैसा है। तो डेट का एक सीधा सा बात यह होता है कि जो डेट है हिस्ट्री में वह जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे जिस घटना के बारे में, तो उस तरह से वह डेट जुड़ता चला जाएगा। घटना के साथ जो है डेट जुड़ेगा तो डेट ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और ऐसे ही अगर सीधे रटने लगे तो उस तरह से डेट जो है वह डेट जो है याद नहीं रह पाएगा। तो घटना के साथ जो है डेट को जोड़े, इसे डेट हमेशा याद रहेगा। तो इस डेट में दो तरह के डेट आते हैं, एक पढ़ते होंगे ईसा पूर्व और दूसरी ईसवी। ईसा पूर्व को कहते हैं BC, ईसवी को AD। ईसा पूर्व और ईसवी में यह माना जाता है कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है, जो पहले का जो घटना जो है वह ईसा पूर्व में आते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वह ईसवी में आते हैं। ठीक है, वह ईसवी में आता है। ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, कहने का मतलब यह कि ज़्यादा से कम चलेगा। जैसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और ईसवी में जो है यह कम से ज़्यादा चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1948 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक, 1957 ईस्वी तक। तो ईसा मसीह से जन्म के पहले की जो बात है वह ईसा पूर्व कहलाता है, और यह ईसा कहलाता है या फिर ईसवी कहलाता है। कहने का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी और जन्म से पहले का समय। तो अब देखिए कि ईसा मसीह, अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे जरा कि जैसे कि जो डेट है यह एक पॉइंट हो गया, यहाँ से जो है दाएं साइड चलते हैं, यह ईसवी को सूचित करता है, और इधर चलते हैं तो यह है ईसा पूर्व। तो जो अगर ग्राफ भी आप लोग बनाए होंगे तो देखते हैं इसी तरह से लिखते हैं। अब देखिए जो कालखंड जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो कालखंड यहाँ से स्टार्ट हो गया, पहले ईसा पूर्व भी देखते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी नहीं देखना है। तो जो कालखंड जो स्टार्ट हुआ जहाँ से, तो वह ईसा पूर्व भी कहलाएगा।
तो ईसा पूर्व कहलाएगा और यह 0 है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ से अगर समय स्टार्ट हुआ, ईसा पूर्व का जो समय है यह स्टार्ट हुआ, तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा या फिर 5 आएगा। तो पहले 5 आएगा, तब 4, तब 3, तब 2, तब 1, तब 0, और फिर इस 0 के बाद जो है यह 0 मान लीजिए कि यह जो है ईसा मसीह का जन्म हो गया है, बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, तब यह 0 हो गया, बर्थ ऑफ जीसस से जब हुआ तो 0 हो गया। और उसके बाद का जो समय है यह अब जो है, अब इस पर भी ध्यान देंगे, यह ईस्वी कहलाएगा, यह कहलाएगा ईस्वी, और यह कहलाएगा ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व जो है वह ज्यादा से कम की ओर आता है, 5, तब 4, तब 3, तब 2, तब 1, तब 0, और फिर यहाँ से जो है अब ईस्वी स्टार्ट होगा। जैसे कि एक चीज देखते हैं, जैसे कि रखते हैं, जैसे कि यह देखिए कि अगर 1 ईस्वी से लेकर के 3 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय में कितने साल का मतलब कि गैप है, तो आसान सी बात है कि क्या करेंगे, इसमें सीधे 3 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ईस्वी में। तो 2 साल का गैप हो गया। लेकिन अगर यही कहा जाए कि 3 ईसा पूर्व से लेकर के 3 ईसा पूर्व से लेकर के और इधर 3 ईस्वी तक का जो समय है, 3 ईस्वी तक का जो समय है, तो इसमें कितने साल का अंतर होगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे जो है तरीके, यह भी 3 है, यह भी 3 है, सीधे 3 - 3 करके 0, मतलब कि एक और साल का अंतर नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे कि यह जो 3 ईसा पूर्व से और 3 ईस्वी तक का जो समय है, तो 3 ईसा पूर्व और तब ईस्वी, तो पहले जब ईसा पूर्व 0 आ जाएगा तब तो ईस्वी फिर स्टार्ट होगा। तो इस तरह से यह जो है, जैसे देखिए 3 है, 2, 1, 0, 3 साल तो इसमें निकल गया, फिर 1, 2, 3, तो यह 3 और यह 3 जुट जाएगा। जब ईसा पूर्व से ईस्वी की ओर बात करते हैं तो यह दोनों जो है जुट जाएगा। तो 3 ईसा पूर्व से लेकर के और 3 ईस्वी तक का जो समय है, यह जो है 6 साल का अंतर है इसमें। ईसा पूर्व से अगर ईस्वी की तरफ जाते हैं तो ऐड कर देंगे, और केवल ईस्वी से ईस्वी ही ढूंढ रहे हैं तो वहां पे माइनस कर देंगे। तो ये हमारे डेट में जो कुछ प्रॉब्लम थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो है जो खत्म हो गई होगी। और एक चीज और है, यह लास्ट पॉइंट है, जो कि संवत। यह एक लास्ट पॉइंट है, संवत। संवत जो है, जैसे कि शक संवत, सॉरी पहले विक्रम संवत, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, गुप्त संवत। तो जैसे जो कि आज का कैलेंडर है, जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं वह ईसा संवत है। ईसा संवत कहने का मतलब कि यहाँ से यह स्टार्ट होता है, बर्थ ऑफ जीसस, मतलब कि जीसस के जन्म होने के बाद का जो कैलेंडर है वह है ईसा कैलेंडर, जो कि हम लोग उसका यूज करते हैं। और इसका एक और नाम है रोमन कैलेंडर भी नाम है। तो संवत जो है, तो हम ईसा संवत फिलहाल यूज करते हैं अभी हम लोग आधुनिक युग में। लेकिन जो पहले के जो समय थे, जब जो कोई राजा बनते थे, तो वे जो है अब कैसे साल देखे, तो वे अपना जो है एक अलग संवत बना लेते थे, एक अपना अलग कैलेंडर बना लेते थे। जैसे कि एक राजा विक्रम हुए, जब वे राजा की उपाधि धारण किए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो उन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया दिन कोनो ये नहीं है कि आज 0 है और यहीं से अब जो है कल से नए साल की स्टार्ट होगी। तो विक्रम जो है अपने नाम पर एक विक्रम संवत की उपाधि धारण कर ली, जो कि 58 ईसा पूर्व पहले हुआ। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की उपाधि धारण हुई, सॉरी विक्रम संवत बना। उसके बाद शक संवत, शक संवत जो है यह 78 ईस्वी में हुई। जब कनिष्क का जब राज्यारोहण हुआ, एक राजा थे कनिष्क, जब इनका राज्याभिषेक हुआ तब जो है यह 78 ईस्वी, सॉरी ईसा पूर्व नहीं होगा, यहाँ पर ईस्वी होगा।
तो 78 ईस्वी में जब इनका राज्यारोहण हुआ तब ये फिर क्या है कि इससे अच्छा कोई दिन नहीं है, यही जीरो है, कल से नया साल मनेगा। तो ये अपना एक अलग कैलेंडर बना लिए संवत 78 ईसा पूर्व। इस तरह से जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत जब चंद्रगुप्त प्रथम जब शासक बना तब तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 ईस्वी में इन्होंने जो है गुप्त संवत चलाई। ये फिर वही कहानी, ये राजा बने तो सोचे कि अब से जो है यही जीरो है, अब कल से जो है एक नया साल मनाया जाएगा। तो यही जो है 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की है। तो ये है संवत, इसे एक संवत। तो फिर से एक बार इसको सभी आदमी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दोबारा देख लेंगे, जिससे कि आप लोगों को बात जो है वह समझ में आ जाए। और हम लोग आपके लिए इसी तरह से वीडियो जो है रोज नए नए आप लोगों के लिए डालते रहेंगे यूट्यूब पर। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और साथ ही साथ इस कोरोना के मामले में, जो कोरोना का भी जो युग चल रहा है, इसमें मास्क और सैनिटाइजर जो है हमेशा उपयोग करें। चलिए, धन्यवाद।